PV diagram, and we already see in the previous session what is the P and V. हम ये देख चुके हैं. We know that already P and V is a pressure and volume of the gaseous system, and अब हम ये देखेंगे कि PV diagram होता क्या है. What is the PV diagram? So according to the name diagram, so we can definite with the help of diagram definition of PV diagram. तो PV diagram होता क्या है, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये P is a pressure, V is a volume. In all figures we can see in easy way the graph plotted, a curve plotted between the P and V. So we can definite PV diagram. This diagram is the graph plotted by the taking pressure P on a y-axis and volume on a x-axis. So obtain a curve on this graph is called a PV diagram. PV diagram को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम किसी ग्राफ को, प्रेशर को जब हम y एक्सिस में और वॉल्यूम को जब हम x एक्सिस में लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो ये कर्व प्लॉट होता है इसे हम कहते हैं PV डायग्राम. इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द PV डायग्राम. अब हम इन डायग्राम्स की सहायता से विद द हेल्प ऑफ ऑल फिगर्स और अ डायग्राम we can show the different states. What will be changes in a states of gaseous सिस्टम. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी स्टेट में किस तरीके से चेंजेस होता है. तो सबसे पहले यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, तो इन थर्मोडायनामिक चेंजेस सिस्टम, ये हम यहाँ पर दिखा सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के द्वारा. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ए है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो ए है, ए क्या है, ये फर्स्ट स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो इन दिस प्रोसेस द टोटल डन वर्क विद द हेल्प ऑफ PV diagram we can see different cases or conditions. So first condition when pressure remains constant. Already हम ये देख चुके हैं कि जब pressure constant होता है, दाब किसी भी सिस्टम का नियत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, मीन्स समदाबीय विधि. In an isobaric process when the pressure is constant, so in PV diagram we can explain that PV diagram is a parallel to the volume axis. We can other words we can also say that the AB straight line enclosed by the curve with the volume axis in expansion of volume V1 to V2. So enclosed area by AB straight line. So this is total done work W equals to V summation of V1 to V2 P del V. Means ये कैसे आया, according to the definition of work. We can see already that the work equals to pressure and change in volume. So हम यहाँ पर देखेंगे कि V1 से V2 में चेंजेस हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि this is the expansion from V1 to V2. तो P into del V according to the definition of work. So V2 is the final volume and V1 is the initial volume, जो कि हमें इस डायग्राम में इजी वे में हम देख सकते हैं. V1 is ये प्रारंभिक आयतन है एंड ये अंतिम आयतन है, जिसे हम इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम कहते हैं. तो हम इसको इस तरीके से डेल वी मीन्स चेंज इन अ वॉल्यूम, वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन. सो डेल वी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1. सो अब हमने यहाँ पर लिखा P V2 माइनस V1 सिंस P इज अ कांस्टेंट. व्हाई, बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कैसे आया, so we can obtain in this figure the AB straight line enclosed area with the volume axis in expansion V1 to V2. So we can obtain in easy way the area of rectangle. हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें जो भी फाइनली यहाँ पर जो कर्व दिख रहा है वो कैसा है, रेक्टेंगल ABCD. So we can clearly say that in this process the total done work in isobaric process work equals to area of rectangle ABCD. अब next हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं केस सेकेंड जो होगा when pressure is a variable. अब हमने फर्स्ट में कहा कि pressure is constant मतलब हम किसी एक पॉइंट को कंसीडर करके इस लाइन को हम कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं दिस इज a straight line. अब हमने सेकंड थिंग कहा यहाँ पर when pressure is a variable.
वेरिएबल मीन्स कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होगी, प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेरिएट होगी। मीन्स यदि ये प्रेशर एक्सिस हमने वाई एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पर यदि हमने प्रेशर लिया है तो प्रेशर यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकता है। सपोज दैट ये पॉइंट्स है, दिस पॉइंट इज प्रेशर, दिस पॉइंट इज प्रेशर। ऐसे यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये सारे प्रेशर के, तो प्रेशर इज अ वेरिएबल, यहाँ पर प्रेशर की अलग अलग वैल्यूज जो कि ग्राफ शो कर रहा है। तो ये जो ए बी कर्व है, ये ए बी कर्व शोज द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द प्रेशर, ओके, इन एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि हम एक स्मॉल स्ट्रिप को लेंगे। तो वी कंसीडर द स्मॉल स्ट्रिप EFGH where the volume is, initial volume is V and final volume is V plus del V. So total number the small area EFGH equals to P into del V. Area of the strip EFGH equals to P del V. P is a pressure. Why pressure is a P? Because EF, 2 point consider close are very close to each other. So each part of the AB curve pressure is assuming the equal P. So EFGH strip, so we can clearly say that the area of the small strip EFGH equals to P into del V. अब हम ये भी देख सकते हैं कि del V कैसे आया। तो हमने यहाँ पर कहा कि इनिशियल वॉल्यूम V है एंड फाइनल वॉल्यूम V प्लस del V। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है V है एंड इसका वॉल्यूम जो है वो V प्लस del V है। तो इनिशियल वॉल्यूम V प्लस फाइनल वॉल्यूम इज V प्लस del V। तो हम जब टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, V प्लस del V, दिस इज फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। सो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, del V। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं P into del V। अब हमें लेकिन क्या करना है, डिटरमाइन द होल कर्व ऑफ AB। हमें जो इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, ऑब्टेन द एरिया इनक्लोज्ड बाय AB कर्व। तो वी कैन add the like each strip EFGH in a whole curve AB। अब हम EFGH के जैसे बहुत सारे स्ट्रिप्स को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा इनक्लोज्ड एरिया। तो वी कैन फाइंड द इनक्लोज्ड एरिया बाय AB कर्व विद द वॉल्यूम एक्सिस इन एक्सपेंशन V1 to V2। इसका मतलब है कि हम पूरे AB कर्व के द्वारा हम जो भी इनक्लोज्ड एरिया वॉल्यूम एक्सिस की हेल्प से निकालेंगे, जिसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है V1 से V2 की ओर। तो टोटल एक्सपेंशन इन अ वॉल्यूम इनक्लोज्ड एरिया बाय AB। तो डन वर्क क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क P into del V। एंड समीशन ऑफ, समीशन क्यों लगाया है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है V1 से V2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीशन ऑफ V1 to V2 P into del V। अब हमने एरिया ऑफ ABCD कैसे लिख दिया, टोटल वर्क कैसे निकाला, क्योंकि दिस इज टोटल वर्क इनक्लोज्ड एरिया बाय AB विद द वॉल्यूम एक्सिस। तो ये कैसे निकाला, ABCD। सो टोटल डन वर्क बाय द कर्व ऑफ AB इज ABCDA। ये हमारा टोटल वर्क निकला। अब थर्ड थिंग इज केस थर्ड, when volume remains constant, when volume remains constant, so work by the gas W equals to 0। अब हम previous session में भी ये already देख चुके हैं। We can see from previous chapter, from previous topic कि when the process of volume is constant, तो isochoric process, pressure is constant, isobaric process। तो जब volume constant होता है तो हम क्लियरली ये चीज कह सकते हैं कि द प्रोसेस वर्क डन वर्क टोटली डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। यदि वर्क वॉल्यूम नहीं होगा, कोई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होगा, तो वर्क नहीं होगा, जिसको हम इसी वे में देख सकते हैं। अब हमने कहा वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो हम किसी एक पॉइंट को यहाँ कॉन्स्टेंटली कंसीडर करते हैं। तो एट अ वन पॉइंट ये दिस एक्सिस इज वॉल्यूम एक्स एक्सिस एंड प्रेशर ऑन अ वाई एक्सिस। अब हमने क्या कहा कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब ये एक पॉइंट पे हमने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, लाइक अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो AB इनक्लोज्ड विद
विद द वॉल्यूम एक्सिस इज 0। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय द गैस, टोटल वर्क W इक्वल्स टू 0। ओके, ये हम ऑलरेडी पहले हम देख भी चुके हैं। अब नेक्स्ट थिंग आता है केस 4, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम यदि पीवी डायग्राम को समझते हैं कि क्या होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम कंसीडर करते हैं एक क्लोज पाथ, ए बी इज ए क्लोज पाथ इन अ पीवी डायग्राम। हम यहाँ पर देखते हैं कि ए क्या है, ए इज एन इनिशियल स्टेज, बी इज ऑन एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन की कंडीशन पे एक पॉइंट को हमने कंसीडर किया है एंड दिस इज ए इनिशियल पॉइंट। तो हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? इन अ साइक्लिक प्रोसेस एनी स्टेट ऑफ द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट पासिंग थ्रू द डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेट। यदि वो वापस अपने स्टेट में बहुत सारी डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेट से होकर वापस आता है, तो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम ए बी, ए से यदि कोई स्टेट बी तक जा रही है, एक स्टेट को बता रहा है दिस इज ए टू बी, दिस इज एक्सपेंशन, ए टू बी दिस इज एक्सपेंशन एंड बी टू ए दिस इज कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ये इस चीज को भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक्सपेंशन मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव वर्क एंड कंप्रेशन मीन्स दिस इज अ नेगेटिव वर्क। तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, तो ए बी enclosed the curve by AAB. So these curve enclosed area with the volume axis AAB CD. अब ये जो पाथ हमारा ये क्या मिल रहा है, AAB CDA। वापस यदि हमने देखा एंड यदि हम इस पाथ को कंसीडर करते हैं BBA, तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, the enclosed area by BBA curve with the volume axis BBA DC. Okay, so this is expansion, this is compression, this is positive work and this is negative work. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी एक्सपेंशन हमने कहा मतलब किस पाथ को ट्रेवल करेगा, ये AAB, this is expansion, so WAB। ठीक है, अब इसके द्वारा जो भी वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस एरिया को इनक्लोज कर रहा है AAB CD, ये AAB CD। अब इसी प्रकार से हमने क्या बोला, इन कंप्रेशन मतलब दिस इज एक्सपेंशन एंड दिस इज कंप्रेशन, BBA। इसके द्वारा क्या वर्क, कौन सा एरिया कवर हो रहा है, BBA DC। तो हमने यहाँ लिखा एरिया BBA DC। अब ये तो हुआ अलग अलग पाथ के द्वारा। अब हमें निकालना है कि आखिर इस टोटल कर्व के द्वारा वर्क कितना है। तो टोटल वर्क, अब हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो हम जब टोटल वर्क यहाँ पर निकालेंगे तो हम AAB के द्वारा जो भी वर्क होगा दिस इज पॉजिटिव एंड BBA के द्वारा जो होगा दिस इज नेगेटिव। तो टोटल वर्क हमारा जो निकल के आएगा दिस इज क्लोज पाथ AAB BA। तो हमारा जो टोटल एरिया हमारा इनक्लोज जो कर्व होगा उसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये क्लोज कर्व है। तो फाइनली हम इतना एक्सप्लेन करने के बाद फाइनली हम ये बता सकते हैं कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस टोटली डन वर्क इन अ क्लोज कर्व। सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द पाथ। किस पे डिपेंड करता है, ये पाथ पर, कि ये पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है। तो इस तरीके से हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि फाइनली इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। तो सबसे पहले जो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स में जो लॉ आया था दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इन्होंने क्या बताया था, इनके अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद द अदर सिस्टम, then both system are also in a thermal equilibrium। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम के अनुसार यदि दोनों सिस्टम एक दूसरे से किसी भी माध्यम के द्वारा अलग हैं, सेपरेट हैं, लेकिन किसी अदर सिस्टम सी, सपोज दैट सी किसी अदर सिस्टम के द्वारा कंडक्टिंग वॉल से ए कनेक्ट है
यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट, बी सी से कनेक्ट है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, बट ए बी दोनों अलग अलग हैं। तो थर्मोडायनामिक के नियम से हम ये कह सकते हैं कि ए सी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों भी आपस में कनेक्ट होंगे इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसको हम इस डायग्राम से इजी वे में समझ सकते हैं। हम इस डायग्राम में क्लियरली देख रहे हैं कि ए एंड बी टू सिस्टम्स and C is a other system. So A and B separately by the adiabatic wall. Adiabatic, what is the adiabatic? No transmission of heat. And A and B connected with the other system C with the thermal conducting wall. So thermal conducting wall means transmission of heat. So A C से थर्मल उष्मीय साम्यावस्था में है, B C के साथ उष्मीय साम्यावस्था में है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो आपस में एक दूसरे से अलग थे वो भी आपस में उष्मीय साम्यावस्था में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। किसके अनुसार? ज़ीरोथ लॉ के अनुसार। ओके, अब ये तो हुआ उसने अपना एक नियम बताया। अब इसके अलावा उसने एक कॉन्सेप्ट और दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, इस लॉ के अनुसार क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। सो फर्स्ट थिंग उन्होंने बताया कि टेम्परेचर इज द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। पहली चीज उसने ये बताई कि जब किसी भी सिस्टम में हीट फ्लो होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस चीज को वो डिटरमाइन करता है। सेकेंड थिंग उसने क्या बताया, ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम में जो टेम्परेचर तो फ्लो हो रहा है लेकिन उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मीन्स उसका क्रम क्या है, हायर कहाँ है, लोअर कहाँ है, तो ये कैसे डिसाइड करेगा। तो वी नो दैट द सिस्टम इज absorb the heat, so this is higher temperature, and system rejects heat, so this is lower temperature। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हायर ऑर्डर में है, ये लोअर ऑर्डर में है। तो इस तरीके से वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिस्टम ये डिटरमाइन करता है टेम्परेचर के ऑर्डर को। ठीक है, थर्ड थिंग इज ने कहा कंट्रोल द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम में जो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास थर्मल इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशंस को उसने फॉलो किया है। उस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम जो अलग अलग है उसको हम किसी अदर सिस्टम के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेचुरली वी कैन क्लियरली से दैट द कंट्रोल द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम देखेंगे इसके बाद लॉज। तो अभी हम आज देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है। तो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नॉट अ क्रिएटेड, नॉट अ डिस्ट्रॉय बट अ कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। हीट को हम एक की दूसरे फॉर्म में रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन हीट क्या होती है, ना क्रिएट कर सकते हैं ना हीट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ heat or energy, completely energy, any form of the energy convert into form of the heat energy। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसको हमने कहा W equals to Q। तो W जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, वर्क के फॉर्म में होगी। W means वर्क। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द वर्क डन वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। तो completely converted to the form of heat energy, so W equals to Q। so this is called the first law of thermodynamics। total any form of the energy converted into the form of heat energy, so this is W equals to Q। but in a mathematically form यदि हम इस चीज को देखेंगे कि mathematically form में क्या होता है, तो mathematically form the first law of thermodynamics is dq equals to du plus dw। dq means infinitesimal heat, means small amount of heat, small amount of internal energy and small amount of work, means change, किसी भी चीज में चेंज हो रहा है लेकिन स्मॉल अमाउंट में है, जिसको हम अदर वर्ड में इनफिनिटेसिमल भी कहते हैं। सो दिस इज dq equals to du plus dw। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं। तो dq हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब ऑफ हीट, दिस इज अ पॉजिटिव, एंड रिजेक्ट्स द हीट, दिस इज अ नेगेटिव, एंड du इंटरनल
एनर्जी, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंक्रीजिंग इन एनर्जी, सो दिस इज पॉजिटिव, एंड डिक्रीजिंग इन एनर्जी, सो दिस इज नेगेटिव। एंड dw, अब वर्क को हम कैसे देखेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस चीज को भी हमने बार बार देखा है। हमने अभी आपको बताया कि दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज कंप्रेशन। ये जो हो रहा है ये है एक्सपेंशन, दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज कंप्रेशन, दिस इज अ नेगेटिव। तो जो किसी भी वर्क को एक्सपेंशन यानी प्रसार की कंडीशन में किया जाता है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जब किसी को कंप्रेशन के फॉर्म में कहा जाता है तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली इस चीज को समझ सकते हैं, d2 इक्वल्स टू du प्लस d2, किस तरीके से ये इंक्रीज होगा और किस तरीके से डिक्रीज होगा। अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। What is the application part of the first law of thermodynamics? क्योंकि यदि किसी कॉन्सेप्ट को इस लॉ के द्वारा बताया गया है तो इसका यूज होता कहाँ है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हमने जो डिफरेंट प्रोसेस पढ़ी थी, आइसोथर्मल, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, तो इन सब प्रोसेस में ये फर्स्ट लॉ किस तरीके से एप्लीकेंट होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।